मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। एक आदमी हर दूसरे दिन हमारे घर आता और कहता मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और बीवी को अपने साथ ले जाता। बीवी सारी रात वहाँ रहती और अगले दिन वापस आती। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। पहले तो मैं ये सोचकर सब नज़रअंदाज करता रहा कि यह तो मेरी बीवी का फ़र्ज़ है कि वह मरीज़ का ख्याल करे और उसके पास ही रहे, लेकिन अब यह तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ गलत लग रहा था कि कहीं वह आदमी अपनी बीमारियों के चक्कर में मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मैंने बीवी को कहा कि तुम रात को वहां ना रुका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वह यह कहकर मुझे खामोश करवा गई थी। ये मेरा फ़र्ज़ है। और रही उस आदमी की बात तो तुम फिक्र नहीं करो। मेरी बीवी का लहजा इतना सख्त था कि मुझे ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा। यूं ही इस सिलसिले में आज का दिन भी आ गया था। सुबह सुबह जब मैं नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो वह आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर हमारे ही दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैंने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पहले सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और आधा दरवाज़ा खोलकर दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने भी गर्दन मोड़ी, दरवाजे की तरफ देखा और फिर दोबारा उसे देखा और पूछा कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? तो कहने लगा, सर इसलिए तो आज दोबारा आया हूँ, उनकी तबीयत संभल नहीं रही है। मैंने अफसोस से होठों को गोल करके हल्की सी आवाज़ निकाली और साथ ही बीवी को आवाज़ दी। अंदर से उसकी आवाज़ आई कि आ रही हूँ, लेकिन वह आदमी इनकार करने लगा कि मैं खुद जाकर बुलाता हूँ डॉक्टरनी साहिबा को। उस आदमी की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं सब्र से काम लेते हुए दांत पीसकर कहा कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, वह खुद आ रही है। बहरहाल मेरे लहजे में सख्ती महसूस करके वह खामोश हो गया था, इसलिए अपनी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद मेरी बीवी अपना बैग हाथ में लिए बाहर निकली और मुझे खुदा हाफिज कहते उस आदमी के साथ चली गई। दूर तक मेरी नज़रों ने उनकी मोटरसाइकिल का पीछा किया था। एक जलन जो मेरे अंदर अचानक से जाग उठी थी, जबकि मैं जानता था कि मेरी बीवी की ज़िंदगी में जो जगह मेरी है वे किसी की भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जलन हो रही थी। जब वो मोटरसाइकिल मेरी नज़रों से गायब हो गई तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज़ की और मोहल्ले से बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मेरी सारी सोच उस आदमी पर अटकी हुई थी जो अचानक से हमारी ज़िंदगी में बिन बुलाए दाखिल हो गया था। ऑफिस पहुंचकर मैंने सबसे पहले बीवी को कॉल की और उससे घर पहुंचने का पूछा तो उसने कहा कि मैं उसी औरत के घर पर हूं, अभी शाम को बात करती हूं तुमसे। मैंने कॉल बंद करके फ़ोन मेज़ पर रखा और आंखें मलते हुए एक गहरी सांस लेकर काम पर तवज्जो दी, क्योंकि सामने ही बॉस का ऑफिस था। शाम तक मैं बैठा ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे इसी सोच ने ना सताया था, लेकिन जैसे ही मैं काम से फ्री होकर ऑफिस से बाहर निकला तो एक बार फिर सोचा और इन्हीं सोच ने मेरे दिमाग में घेरा बना लिया था। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और स्पीड तेज करके सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू कर दी। मेरी आंखें जल रही थी। सोच सोच कर मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। तेज स्पीड से मोटरसाइकिल चलाकर मैं घर पहुंचा और बेल पर हाथ रख दिया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, मतलब वह अभी तक घर नहीं आई थी। गुस्से से मैं दूसरी चाबी निकालकर ताला खोला और घर के अंदर जाकर बैग टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मुंह को लगाकर सारी बोतल ख़त्म कर ली। पानी पीकर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो मैं एक बार फिर से बीवी को कॉल की। पहले ही बेल पर वह फ़ोन उठा चुकी थी। मैंने फ़ोन उठाते ही सवाल किया, पूछा कि कब तक घर आओगी? तो वह बोली कि सुबह आऊँगी, हालत ख़राब है। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता वह फ़ोन रख चुकी थी। मैंने फ़ोन वहीं मेज़ पर रखा और ख़ुद वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अगर मुझे उस लड़के के घर का पता होता
तो मैं अब तक उसे वहां से ले आ चुका होता, लेकिन ऐसा करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बीवी डॉक्टर थी। ऐसे उसे किसी भी मरीज के घर से लेकर आता तो यकीनन उसे बहुत बुरा लगता। वैसे भी वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा बेमकसद मेज को घूरता रहा। फिर जब भूख का एहसास हुआ तो मैं उठा और खाना गर्म करके प्लेट में डालकर ले आया। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब बीवी तो घर पर नहीं है तो टीवी देख लूं, लेकिन पहली न्यूज़ सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। शहर में रोज रोज होते अजीब वाक्यों ने पूरे शहर को अजीब से खौफ की लपेट में लिया था। परेशानी से मैंने एक बार फिर अपनी बीवी को कॉल की तो अब की बार उसका नंबर बंद जा रहा था। उसी तरह मैंने कई बार कॉल उसे की, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने फ़ोन को मेज़ पर रखा और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। पता नहीं वह आदमी अचानक से कहाँ से आया, ना ही उसका कोई अता पता है और ना ही इससे पहले कभी देखा। कहीं मेरी बीवी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या फिर कहीं वह उसे मुझसे छीन ही ना ले। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब सोचेंगे कि मुझसे एक औरत भी नहीं संभाली जाती। नहीं नहीं, मैं उसे कल ही मना करूंगा उस आदमी के साथ जाने के लिए। मैं पूरी रात उसी कुर्सी पर बैठा रहा और वहीं सो गया। रात गुजरने के बाद सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दुखती टांगों के साथ उठा और दरवाज़ा खोला। सामने ही बीवी खड़ी थी, लेकिन उसकी तवज्जो गली से जाते हुए शख्स पर थी। मैंने खामोश निगाह उस पर डाली और अंदर आ गया। वह भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आई। अपना बैग मेज पर रखकर कुर्सी पर ही बैठ गई। तुम अब उस आदमी के साथ उसके घर नहीं जाओगी? मैं खड़े खड़े उसकी बंद आंखों को देखकर कहा तो उसने बंद आंखों से ही जवाब दिया कि हमारी उसे ज़रूरत है, पहले ही बात हो चुकी है, उसकी माँ बीमार है। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं जाओगी। अब वह अपनी माँ को अस्पताल लेकर आया करेगा। उसके सामने बैठते हुए मैं बोला तो वह अब की बार आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ चुकी थी। जोड़े से निकलते बाल उस वक्त मुझे जहर लग रहे थे। तुम चाहते क्या हो? हाँ, मैं ये काम करना छोड़ दूं और घर में नाकारा होकर बैठ जाऊं? मेरी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी, यही चाहते हो आप? मैंने कब कहा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो? तुम करो ये काम, लेकिन उस आदमी के घर पर मत जाया करो। मुझे तुम्हारा उसके घर जाना या रुकना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी बीवी कहने लगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? वह सख्ती से बोली तो मैं चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं उस आदमी पर शक कर रहा हूँ और ये मेरा हुक्म है कि तुम अब उस आदमी के साथ नहीं जाओगी। अपनी बात कहता मैं उठा और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब मेरी बात पर जोर से चीखी थी कि तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, समझे? और ना ही कहीं आने जाने से रोक सकते हो। मैं आज़ाद हूँ, समझे तुम? वह इतना चीख कर बोली थी कि मुझे उसके लहजे में बगावत की बू आ रही थी। मैंने हैरत से गर्दन मोड़ी और उसे देखा और सर हिलाकर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में आ गया। तैयार होकर मैं बिना नाश्ता के घर से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि वह मुझे रोकेगी और नाश्ते को पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वह बदल गई थी। कुछ ही हफ्तों में हमारे बीच एक अलग सा रिश्ता बन चुका था। मैंने गुस्से से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दफ्तर आ गया, लेकिन गुस्सा और भूख की वजह से मैं काम पर तवज्जो नहीं दे रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं बाहर निकला और ऑफिस से दूर एक ढाबे पर नाश्ता करने आ गया। नाश्ते के बाद मैं वहीं बैठ गया और सुबह होने वाले झगड़े पर गौर करने लगा। क्या मेरी बीवी का उस आदमी को जाते देखना, उस आदमी के घर जाने के लिए मुझसे झगड़ना, मैं ये सब बातें सोच रहा था। और बगावत की बू का आना, ये सब एक ही दिन में नहीं हुआ था। फिर ये काम कुछ हफ्तों में तो नहीं हो सकता था। लाजमी है वे उस आदमी से शादी से पहले भी मिलती रही होगी, जब भी तो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही थी, वरना शुरू में तो तकलीफ और जोश के खौफ पर फैलाकर सर पर चक्कर काटता रहता था। एक सोच खत्म हो गई तो दूसरी आ गई थी, जिसे मैं मासूम समझ रहा था। वे भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी। दोनों ही मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। वे आदमी अपनी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले जाता। खुदा न जाने दोनों के दरमियान कैसा ताल्लुक था कि जो वह इतना उछल रही थी उसके घर जाने के लिए। उन दोनों को एक साथ तस्वुर करके ही मेरे बदन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से
मेरा दिल जल रहा था। दिल में इतनी बड़ी नफरत पैदा हो चुकी थी कि बीवी का ख्याल दिमाग में आते ही मुंह से अजीब से लफ्ज निकल आते। शाम तक मैं सड़कों पर बेमकसद मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा। फिर थककर मैं घर आ गया। घर के सामने मोटरसाइकिल रोककर मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर कमरे से किसी की सरगोशी की आवाज़ आ रही थी। मैं बगैर आवाज़ के कमरे के बाहर खड़ा हो गया और बीवी को देखा। वह कमरे में तन्हा थी और किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सुनो, तुम दवाई वक्त पर देते हो ना? देखो, मुझे लगता है कि मेरा घर से निकलकर तुमसे मुलाकात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर आऊं। लेकिन तुम ख्याल रखना, ठीक है? अगर हालात ज़्यादा ख़राब होए तो हमें अपना आखिरी कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं। ये वह अल्फाज थे जो बीवी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे के पास से हटकर किचन में आ गया और जानबूझकर बर्तनों की आवाज़ की। जोर से एक गिलास उठाकर मैंने स्लैब पर पटक दिया और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जोर से स्लैब पर रखी। बर्तन की आवाज़ सुनकर वह कमरे से ही खड़ी खड़ी बोली कि कौन है? उसकी आवाज़ में खौफ झलक रहा था। मैंने कोई भी जवाब दिए बगैर बोतल का ढक्कन खोला और गिलास में पानी डाला। अब की बार मुझे कदमों की आवाज़ किचन की तरफ आती महसूस हुई थी। जैसे ही वह किचन में आई तो मैं गिलास से नज़र हटाकर उसे देखा। उसका रंग उड़ चुका था, जबकि उसने हाथ में गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। मैं चौंक गया था। वह अभी तक खड़ी खड़ी निगाहों से मुझे ही देख रही थी। मैंने गिलास खाली करके स्लैब पर रखा तो उसने होश की दुनिया में कदम रखा और गुस्से में बोली कि तुम बेल नहीं दे सकते थे। मैं कितना डर गई थी। मैंने उसे खामोश नज़रों से देखा और चलता चलता बाहर आया और गुलदस्ता उसके हाथ से लेकर बोला कि तुम ऐसा क्या कर रही थी कि तुम इतना डर गई थी? और इस गुलदस्ते से कत्ल करने का भी इरादा था क्या? कत्ल के लफ्ज़ पर तो जैसे वह मरने वाली हो गई थी। उसका रंग उड़ गया था। उड़ते रंग के साथ बोली कि मैं क्यों करूंगी किसी का कत्ल? तुम इल्ज़ाम मत लगाओ मुझ पर। मैंने कुछ नहीं किया और ये गुलदस्ता मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए पकड़ा हुआ था। मैं डर गई थी। मैं उसकी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर अपने कंधे उचका दिए और गुलदस्ता जाकर उसी जगह पर रखकर मैं कपड़े बदलने आ गया था। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वह खुद क्या करती फिर रही है। बस अब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क था तो ये कि वह मुझे धोखा देने की किस हद तक जा सकती है। कमरे की छत पर घूरते हुए मैंने बीवी के फ़ोन पर सुनने वाली बातों पर गौर करना चाहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह किसी से बात कर रही थी और उसका आखिरी काम क्या था? कहीं वह भागने का इरादा तो नहीं कर रही थी? मैं क्या करूँगा अगर वह घर से भाग गई तो? मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरे मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन एक मिनट ऐसा भी तो हो सकता था कि वह उस आदमी के साथ भागने के बजाय किसी और के साथ भागने का सोच रही हो और जाहिर यूँ कर रही हो कि मैं उस आदमी के साथ भागी हूँ ताकि मैं उसे ढूंढ ही ना सकूं। कहीं ये मेरी नज़रों में धूल तो नहीं झोंक रही थी? मैं उसे गौर से देख कर सोच रहा था और फिर करवट लेकर लेट गया था। अगली सुबह भी वह आदमी घर के सामने आ गया था और बीवी मेरे सामने उसके साथ चली गई थी। लेकिन मैं कुछ भी ना कह सका क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरा मोहल्ला हमारा झगड़ा देखे और तमाशा देखे। इसलिए मैं सब्र का कड़वा घूंट पीकर ऑफिस आ गया। दिन में ऑफिस का काम करने के बाद जब मैं घर आया तो पूरा घर खाली था। मतलब आज भी वह नहीं आएगी। मैं टॉवल से मुंह साफ करके बैग मेज पर रखा था और कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी में सुकून के दिन भी आए थे। कितना सुकून था शादी के शुरू के दिनों में। अब तो जैसे हर चीज़ ही पलट गई थी। कभी कभार तो मुझे लगता था कि वह बस शादी के शुरू के दिनों में अच्छा बनने का ड्रामा करती थी और अब ड्रामा करके थक चुकी थी तो अपना असल चेहरा मुझ पर दिखा रही थी। काश कि मैंने ऐसी औरत से शादी ना की होती। मैंने नहीं में सिर हिलाते हुए मेज़ पर सर रख दिया क्योंकि सर दर्द से फटा जा रहा था। आज की रात भी कुर्सी पर ही बैठकर गुजर गई थी। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही खड़ी उस आदमी को हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर चेहरा सीधा किया, मुझे देखा और अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने
मोहल्ले से गुजरते आदमी पर एक नज़र डाली तो सब अजीब नज़र से मुझे ही देख रहे थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आकर ज़ोर से उसकी बाजू पकड़कर बोला कि तुम अभी भी मेरी पत्नी की हैसियत से यहाँ रहती हो। इस घर में समझी अपनी घटिया हरकतें मोहल्ले से बाहर करो, यहाँ मेरी इज्जत है। मेरी बात तो उसने अनसुनी कर दी और अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं खून की आंखों से उसे देखा और जोर से बिस्तर पर धक्का देकर कमरे से बाहर निकलकर आ गया। सिगरेट फूंकना शुरू कर दिया। इतनी गर्मी में छत पर बैठा था, एकदम से बीवी का रवैया मेरे दिमाग में आ चुका तो उसका बिखरा हुआ हुलिया मेरे सामने आ गया तो मेरा दिल किया कि मैं हर चीज़ तहस नहस कर दूं और खुद कहीं चला जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। लोगों के सवाल की नज़रों से बच जाऊंगा। रात तक छत पर बैठा रहा, फिर नीचे आया और कपड़े बदल कर घर से बाहर निकल गया और बाहर से ही खाना खाकर रात तक घर वापस आया। जब घर वापस आया तो वह दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता था, ना ही मैं उसके खून से अपने हाथ रंगना चाहता था। दिल के कोने में मेरी मोहब्बत बेइंतहा थी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की और काम करने की आज़ादी भी दी। वही आंखों में धूल झोंक रही थी। मैं सोच सोच के परेशान हो रहा था। यह सोचकर ही मेरा दम घुटने लगा था। मैं सीने को मलते कमरे से बाहर निकला और बाहर आकर बैठ गया। घर की दीवारें मुझ पर तंग होने लगी थी। मैंने बालों को मुट्ठी में दबोच कर खींचा और चीखना शुरू कर दिया। आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे थे। यूं ही सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। इस दौरान मेरे और मेरी बीवी के ताल्लुक खतरनाक हद तक खराब हो चुके थे। अब तो यह आलम था कि एक ही घर में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। वह अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती थी। वह मुझसे इजाज़त लेना तो भूल ही चुकी थी कि बगावत ने उसे निडर बना दिया था। एक रोज़ किसी ने बातों बातों में मुझे बताया कि जो आदमी मेरे घर आता है उसकी माँ को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। उस आदमी की बात सुनकर तो मैं तो हैरत में पड़ चुका था और मैं उस आदमी से ज़रूरी काम का कहकर दुकान से बाहर निकला और घर आ गया। आज भी मेरी बीवी उस आदमी के घर थी। सब जानने के बाद मेरा दिमाग खराब हो चुका था। आखिर उस आदमी ने झूठ क्यों बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है? आखिर उस आदमी के झूठ बोलने का मकसद क्या था? कहीं ये दोनों किसी गलत काम में तो नहीं, या फिर वह वाकई में कहीं भागने तो नहीं वाली? बीवी के भागने का सोचकर ही मेरे चेहरे पर पसीने छूटने लगे थे। मैंने मुंह पर आए पसीने साफ किए और मोबाइल जेब से निकाल कर मैंने बीवी को कॉल की। उसका नंबर बंद था। गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया और घर से बाहर निकलकर गली में आकर बैठ गया। रात भर मैं गली में बैठा रहा। फिर सुबह उठकर मैं घर के अंदर आकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी तो बीवी घर आ गई और घर के अंदर दाखिल हुई। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और उसे देखा। अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में गई और फिर 5 मिनट बाद वापस आकर बाल बनाने लग गई। मैंने उसे देखा और पूछा कि तुम अब कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि उस आदमी की माँ की तबीयत खराब है, बस उस सिलसिले में वापस जा रही हूँ। ठीक है। बीवी की बातों ने मुझे शक में डाल दिया था। उसकी हालत देखकर मुझे यही लगता था कि शायद वह भागने की तैयारी कर रही है। एकदम से मुझे मेरे इधर उधर खतरे की घंटी बजने सुनाई दे रही थी। जब वह घर से बाहर निकलकर थोड़ा दूर चली गई तो मैं भी उसके पीछे ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल आया। दोनों मोटरसाइकिल आगे पीछे एक ही साइड से चल रही थी। थोड़ी सफ़र के बाद जब आगे वाली मोटरसाइकिल रुकी तो मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर खड़ी की और उस ऊंचे से मकान को जाकर देखा और फिर बीवी को देखा। वे दोनों अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे मकान में दाखिल हुआ और उसी कमरे में आ गया जहां वो दोनों गए थे। सामने ही बिस्तर पर एक वजूद बेसुध पड़ा हुआ था और मेरी बीवी उसे इंजेक्शन लगा रही थी। फिर वह दोनों खड़े हुए और कमरे के दूसरे कोने में खड़े होकर बातें करने लगे। बाजी, तुमने उसे इंजेक्शन लगा दिया है ना? तुम्हें क्या लगता है कि अब ये मर जाएगी? इसे मैं कब से झेल रहा हूँ। उस आदमी के अल्फाज सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह मेरी बीवी को बाजी क्यों कह रहा था? हाँ, मर जाएगी। वैसे भी जो उसे दिया है उसने अपना असर शुरू कर दिया है। अब ये 3 दिन में मर जाएगी और फिर उसकी सारी जायदाद तुम्हारे और मेरे हिस्से में आ जाएगी।
बाजी तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगा। इससे पहले ये बात मेरे हाथ से निकल जाती मैंने फौरन पुलिस को कॉल की। थोड़ी देर में पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस कमरे में दाखिल हुई थी। मेरी बीवी और उस आदमी का रंग उड़ गया था। मैं आगे बढ़ा और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। जल्दी से बताओ कि तुम्हें दोनों क्या कर रहे हो, वरना मैं तुम्हारा हश्र बहुत ही बुरा कर दूंगा। एक थप्पड़ से ही वह आदमी तोते की तरह सच सच बोलना शुरू हो गया था। ये मेरी बहन है। मुझे कुछ साल पहले घर वालों ने मेरे लालची नियत की वजह से घर से निकाल दिया था और आपकी शादी पर किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया क्योंकि मैं उनके लिए इतना अहम था ही नहीं। घर से निकलने के बाद मैंने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया। क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता था इसलिए खाने के लाले पड़ गए थे। तब मैंने उससे शादी की। एक रोज मैंने आपको और बाजी को बाजार में देखा था। फिर मैं एक दिन बाजी के अस्पताल गया और बाजी से मदद का कहा। बाजी को शुरू से ही मुझसे बहुत मोहब्बत थी इसलिए फौरन मान गई और मदद करना शुरू कर दी। इसलिए मैं बाजी को रोज ले जाता था। बीवी और उसके भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था इसलिए पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जिस लड़की को मेरी बीवी ने जहर दिया था उस लड़की के गुर्दे पर असर किया था जिसकी वजह से उसे अक्सर सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बीवी और उसका भाई जेल में अपने किए की सजा काट रहे थे। एक वह लड़की जिसने मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा पाई और अपने वजूद के एक अहम हिस्से को खो दिया था, और एक मैं जिसने अपनी बीवी से धोखा खाया था। लेकिन वक्त का काम है गुजर जाना। कभी कभार ये वक्त भी जख्मों के साथ गुजर गया था। नॉर्मल होने के बाद मैं भी 1 साल के बाद शादी कर ली थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी फरमादार और नेक है। ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत पर बहुत तवज्जो देती है इसलिए बच्चों को लेकर मैं भी बहुत बेफिक्र रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस वाक़ये से ये ज़रूर सीखा है कि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। क्या मैंने पुलिस को बुलाकर ठीक किया था या मुझे बीवी और उसके भाई को उनकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए था? बीवी के घर वालों ने जिस तरह से अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, क्या वह ठीक था? उनको प्यार से उसे समझाना चाहिए था। क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि इंसान अच्छा और बुरे की तमीज़ भूल जाता है? कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर